हाँ, तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। देखो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपकी नींव मजबूत हो, और जब नींव मजबूत होती है ना तो उसके ऊपर कितनी बड़ी बिल्डिंग बना लो उसका गिरने का कोई खतरा नहीं रहता। ठीक है, जब तक ये बेसिक बातें नहीं याद कर लोगे, हर स्टूडेंट को ये जितनी भी मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ, एक एक टिप्स पे एक एक टिप्स जो है वो एक एक टिप्स आपको लर्न होनी चाहिए, एक एक वर्ड लर्न होना चाहिए, सब आपकी बुक में है ये। तो अपन पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करेंगे कल, उससे पहले आज का वीडियो और बहुत ज़्यादा खास है। राजनीति विज्ञान का जो पहला चैप्टर है उसको स्टार्ट करने से पहले ये जब तक दोनों वीडियो नहीं देखो, एक तो जो पहले मैंने दिया था वो और एक आज वाला, दोनों को 100% एकदम कहते हैं ना घोट देना है, जब जाके वो चीज़ें समझ में आने लग जाए। क्योंकि जब तक बेस मजबूत नहीं हो सीधे चैप्टर स्टार्ट करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आज वापस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी जो संविधान सभा थी उसी के कुछ फैक्ट है, 10-15 जितने भी फैक्ट है वो पढ़ेंगे, और फिर अपन पढ़ेंगे प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। बहुत हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है हर चीज़, और यहाँ से भी सीधे सीधे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पक्के हैं। ठीक है, जितने भी वीडियो जो आपके चैप्टर से पहले हो रहे हैं ना, ये सीधे सीधे नौकरी के एग्जाम में क्वेश्चन है, ये वीडियो ही नहीं है। मैं ये चाहता हूँ ये, और ये मेरी गारंटी है, मैं आपको फिर एक कह दूँ, मैं बिल्कुल राज की बात बता दूँ, मेरे मन की बात बता दूँ, प्लानिंग मेरी ये है कि अगर आपने ढंग से मेरे साथ स्टडी कर ली, बिल्कुल विश्वास करके, मैं जैसे नोट्स बना रहा हूँ वैसे नोट्स बना के, है ना, तो ये गारंटी कि 12th के बाद में जैसे ही, और खूब सारी वैकेंसी है तो 10th के बाद भी आती है, तो गवर्नमेंट नौकरी पक्की हो जाएगी। क्योंकि आप सोचो कि 10th लेवल, अभी आप सिर्फ 10th पास हुए हो, उस पर इस लेवल की तैयारी अगर कर लोगे तो आप हमेशा लाखों भीड़ से आगे हो जाओगे। ये पक्की बात है। आपको कभी भी कोई भी कहीं पर भी ये बातें नहीं बताई जाती, क्योंकि वो सोचता है कि 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं उसके बाद अपने आप कर लेंगे। मैं तो कहता हूँ आपको कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 12th के बाद में खूब सारी कोचिंगें लोग करते हैं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ यहीं मिल जाएगा। बस आपको रेगुलरिटी रखनी है और जो जैसा मैं कहूँ वैसा करते जाओ। ठीक है, उस चीज़ को फॉलो करना। तो अब आज हेडिंग आप लिख सकते हो फैक्ट, लेकिन फैक्ट किसके, संविधान सभा से रिलेटेड ही है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही है, को कुछ भी लिख सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड ही है ये फैक्ट, वो अपन बात करते हैं। देखो अपन ने बात की थी कि 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को 2 राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को भी मान्यता मिल गई थी, है ना, ये बात अपन ने पढ़ी थी। तो ये जो वर्ड हैं 2, नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान, ठीक है, नेशनल एंथम, और एक है राष्ट्रगीत यानी कि नेशनल सॉन्ग। हर बार हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ढेरों आते हैं। वो जो कन्फ्यूज़न है वो दूर कर देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं कि नेशनल जो राष्ट्रगान है, और आपको भी पता होना चाहिए कि राष्ट्रगान किसके द्वारा गाया गया। ठीक है, तो आपको ये डेट ज़रूर याद रखनी है। एक तो ये कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया। ठीक है, रविंद्रनाथ, देखो इसको भी तरीका बताता हूँ मैं। यहाँ है गान, तो रविंद्रनाथ मतलब थोड़ा मीनिंग समझो, अर्थ समझो। गान में भी आ और एक सिंगल मात्रा आ की मात्रा, फिर वर्ड है नाथ, क्योंकि दोनों में कन्फ्यूजन है। अभी बताऊँ क्या कन्फ्यूजन है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है, कब, 27 दिसंबर 1911 को। ध्यान रखना कि ये जो नेशनल एंथम है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, और इसकी एक चीज़ और है, 1912 में 1912 में इसको पहली बार गाया गया, पहली बार गाया गया मतलब इसको जैसे अपन राष्ट्रगान बोलते हैं वैसे राष्ट्रगान बोला गया, गाया गया। कब, 1912 में। लिखा कब, 27 दिसंबर 1911 में। किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, ओके। फिर एक बात और बताऊं, यहाँ से फिर एक फैक्ट है। थोड़ा सा मैं लेवल की बात तो करूंगा, मैंने आपको कहा था कि जो टॉपिक कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा और वहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। और अब नेक्स्ट जो बात ये है कि ये जो राष्ट्रगान जो है, नेशनल एंथम जो है, वो पहली बार, जैसे अभी हमारे राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, एक न्यूज़पेपर है, इसको अपने शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पत्रिका। तो उस टाइम पर एक पत्रिका थी, पत्रिका चला करती थी। उस पत्रिका का नाम था तत्वबोधिनी। तत्वबोधिनी, जैसे राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, वैसे तत्वबोधिनी नामक पत्रिका चला करती थी। इस पत्रिका के अंदर राष्ट्रगान को एक शीर्षक था, शीर्षक का नाम है भारत
टाइटल जिसे बोलते हैं अपन, पूरी बात समझना। इंग्लिश मीडियम सबके सेम ही होते हैं ऐसी बातें, बाकी मैं सब नोट्स इंग्लिश दोनों में लिखाऊंगा। कि जो पत्रिका चला करती थी, तत्वबोधिनी नाम की पत्रिका चला करती थी, उसमें जो टाइटल था, टाइटल का मतलब शीर्षक, ठीक है, यानी कि शीर्षक, जैसे कोई न्यूज़ आती है ना, कोई न्यूज़ आती है स्कूल से रिलेटेड कोई न्यूज़ है तो हेडिंग टाइटल क्या लिख दी, स्कूल, ऊपर विद्यालय लिख दिया और नीचे विद्यालय संबंधित बातें आ गई। वैसे तो भारत विधाता नामक शीर्षक था उस पत्रिका के अंदर, और उसके तत्वबोधिनी नामक पत्रिका चला करती थी। इस टाइटल में इस राष्ट्रगान को पहली बार प्रकाशित किया गया, ये बात ध्यान रखना। प्रकाशित का मतलब दिखाया गया, प्रकाशित, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। जैसे अपन न्यूज़पेपर के अंदर आपके स्कूल का टाइम टेबल आता है कि आज स्कूल में राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर नामक पत्रिका में स्कूल नामक टाइटल में आज पहली बार आपके एग्जाम की डेट प्रकाशित की गई, ऐसे वो का वो। अब बातें कितनी समझ में आएगी, बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो गए। आपसे पूछेंगे नेशनल एंथम या राष्ट्रीय गान कब लिखा गया, 27 दिसंबर 1911 को। किसके द्वारा लिखा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। सबसे पहली बार कब गाया गया, 1912 में। राष्ट्रगान को सबसे पहले कब प्रकाशित किया गया, किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया, तो पत्रिका थी तत्वबोधिनी, भारत विधाता नामक शीर्षक में। समझ में आ गई, प्रकाशित किया गया। 2 3 4 5 क्वेश्चन तैयार है, 5 से छठा क्वेश्चन नहीं बनेगा। समझ में आ गई, ओके। अब बात आती है राष्ट्रगीत की। राष्ट्रगीत के जो लेखक थे किसके द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। समझना पूरी बात को, कब लिखा गया, 1896 में, 1896 में लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, ठीक है, 1896 में लिखा गया। बात समझ में आ गई क्या, आ गई। अब कन्फ्यूजन कहाँ था, जो मैं नाम बता रहा था कि देखो राष्ट्रगान, आ की मात्रा और फिर एक वर्ड नाथ, गान नाथ, ऐसे थोड़ा दिमाग में सेट करो। कन्फ्यूजन होता है कि राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर, मतलब ऐसा होता है कभी कभी। है बहुत इजी क्वेश्चन, हमेशा ध्यान रखना, मिस्टेक वही होती है जो क्वेश्चन इजी होता है। मुश्किल क्वेश्चन में कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में गलत नहीं होता, ये प्रैक्टिकल बात है, फैक्ट है ये। एग्जाम में हमेशा जो जिसको अपन इजी समझते हैं ना, वही क्वेश्चन अपन गलत करके आ जाते हैं। इसलिए मैं अभी से आपको तैयार करना चाह रहा हूँ। बंकिम चंद्र, तो बंकिम, ई की मात्रा, वैसे मतलब थोड़ा अंदाजा लगा लेना, गीत, वैसे एक याद कर लो ऑटोमेटिक दूसरा तो हो ही जाएगा। तो 1896 में लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अब बात आती है बंकिम चंद्र चटर्जी से एक रिलेटेड और है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की एक बुक थी, बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक थी आनंद मठ, आनंद मठ, ये बुक का नाम है, किताब का नाम है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रगीत नेशनल सॉन्ग बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1896 में लिखा गया। 1896 में आनंद मठ नामक पुस्तक में लिखा गया, है ना। बहुत ज़बरदस्त फैक्ट दोनों। ये दोनों शब्द कब हमारे संविधान सभा ने इनको मान्यता दी थी, तो वो मैंने बताई दिया आपको, 24 जनवरी 1950 को, ये बात, ठीक है। दोनों फैक्ट उतारो। अब मैं एक फैक्ट और लिखाता हूँ, नंबर 3। फैक्ट नंबर 3 है, वो है राष्ट्र ध्वज के बारे में उस दिन आपको बात बोली जरूर थी, लिखा ही नहीं थी, यानी कि नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग के बारे में भी एक फैक्ट है कि जो नेशनल फ्लैग है, इसकी जो डिज़ाइन है भाई, 3 कलर जो डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा सा अपना झंडा है। इसकी जो डिज़ाइन है वो किसने तैयार की, डिज़ाइन तैयार की थी पिंगली वेंकैया ने। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, पिंगली वेंकैया है नाम इनका, ठीक है। और टेंशन मतलब हिंदी इंग्लिश में कोई सा भी जैसा आपको याद हो कर लो, क्योंकि दोनों मीडियम पेपर आता है, मीडियम का कोई इशू नहीं होता कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, बस तैयारी और नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए। तो राष्ट्र ध्वज नेशनल फ्लैग का डिज़ाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। नंबर 4 नंबर फैक्ट, मैंने आपको एक बात बताई थी कि विधि दिवस यानी कि लॉ डे, संविधान दिवस 2015 से संविधान दिवस मना रहे हैं अपन, किसको, 26 नवंबर को मना रहे हैं ना। तो इन दोनों के बारे में उस दिन हमारा संविधान जो पार्शली लागू हुआ था, मतलब कि आंशिक लागू हुआ था, कुछ अनुच्छेद लागू हुए थे 26 नवंबर को। लेकिन बात यह है
कि उस दिन अपने कह दिया कि 26 नवंबर को हम संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर विधि दिवस लॉ डे मनाते हैं या फिर मनाते थे। लेकिन अब एक क्वेश्चन वहाँ से ये भी आता है कि संविधान जो दिवस हैं वो या फिर हमारा संविधान जो आंशिक या पार्शियल लागू उसको हिंदी में लिखो। ध्यान रखना, हिंदी में अगर लिखना हो, हिंदी में हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर को हुआ था भाई, 26 नवंबर 1949 49, जिस दिन अपना पार्शियल लागू हुआ, आंशिक लागू हुआ। इसी दिन हिंदी के अंदर इसको क्या लिखते हैं, बहुत जरूरी है। हिंदी जैसे होते हैं ना अपन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ श्रावण भादो आश्विन कार्तिक मिंगसर पोमा फागण, ये जितने हमारे मारवाड़ी वर्ड मैं बोल दिया मैंने, वैसे आप इसको हिंदी में लोग चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, ठीक है, ऐसा आषाढ़, तो जैसे भी आपको याद रहता हो वैसा आप याद करो। ये पूरे 12 महीने ये भी काम आते हैं, आगे पढ़ोगे आप, त्योहार जब पढ़ोगे मेले पढ़ोगे तब ये चैत्र वैशाख ज्येष्ठ श्रावण भाद्रपद आश्विन है ना, कार्तिक, ये सब पढ़ने वाले हो, माघ फाल्गुन। तो वैसे ही हिंदी में हुआ था ये मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष था, ठीक है, शुक्ला बोल दो चाहे शुक्ल सप्तमी, ठीक है, संवत 2006 था। तो वैसे हिंदी में लिख दो चाहे संवत 2006 विक्रमी, ठीक है। तो ये है मतलब कि मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये भी आपको याद करना है। इसमें आगे पीछे करके ऑप्शन दे देते हैं, इज्जत इज याद करना है, ठीक है। तो हिंदी में भी अपन को इसको याद करना है। संवत था 2006 विक्रमी, शुक्ल पक्ष था, मार्गशीर्ष मतलब मार्गशीर्ष के सप्तमी सातवां जिसे बोलते हैं नॉर्मल अपन, वो था, ठीक है। ओके, फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट। मैं आपको एक पॉइंट लिखाता हूँ कि इस दिन हमारा आंशिक या पार्शियली संविधान लागू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, जिसमें 15-16 आर्टिकल मैंने आपको लिखवाए थे कि 16 आर्टिकल इस दिन। बाकी जो बच्चे थे जितने भी देश 395 थे, तो उसमें 16 को छोड़ के बाकी जितने ही बचे थे वो 26 जनवरी को 1950 को, आपको पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। ये बात मैंने लिखा थी कि बाकी जितने को आर्टिकल बचे थे हमारा संविधान जो कंप्लीट लागू हुआ उस दिन लागू हुआ। लेकिन बात ये है कि इस दिन हम जो मनाते हैं वो होता है रिपब्लिक डे। ये भी क्या कभी कभी को मिस्टेक हो जाती है, रिपब्लिक डे मनाते हैं अपन 26 जनवरी को, गणतंत्र दिवस अपन मनाते हैं, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। तो रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस हम इस दिन 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बना किस दिन? इस दिन, यानी कि इंडिया बिकम सॉवरेन नेशन, ठीक है, इंडिया बिकम ए सॉवरेन नेशन, ये ध्यान रखना। यानी कि 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन हमारा संविधान कंप्लीट लागू हुआ, मतलब सारे बचे हुए 16 आर्टिकल से बचे हुए जितने भी सारे आर्टिकल अनुच्छेद लागू हो गए, और इस दिन हम या फिर हमारा राष्ट्र, हमारा देश, हमारा भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बन गया। मतलब इंडिया बिकम ए सॉवरेन नेशन, SOVEREIGN, सॉवरेन नेशन। बहुत ही ऑथेंटिक, ये ऐसे के ऐसे शब्द लिखे आते हैं, वर्ड डिट्टो ऐसे कैसे लिखे आएंगे, और फिर पूछेंगे या आगे पीछे करके पूछते कुछ ही पूछ लेंगे कि कौन सा ऑप्शन किस डेट को ये शब्द हमें हमारे संविधान में लिखे हुए या फिर लागू हुए। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, फिर कभी टेस्ट लूँगा तब आपको पता चलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये 5 फैक्ट हो गए। हाँ, अब देखो एक फैक्ट, नेक्स्ट फैक्ट, और बहुत ही तगड़ा फैक्ट है। वो फैक्ट ये है कि आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, और उठना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम आपके दिमाग में आती है, क्वेश्चन उठते हैं, आप मुझे कमेंट किया करो, तब ये मानूंगा कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है और आप समझ में आ रही बातें। क्या कि हम आज़ाद हो गए थे 15 अगस्त 1947 को, 1947 को। बात मानते हो ना? ठीक। इस दिन हमें आज़ादी मिल गई क्योंकि 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग हो गया, 15 अगस्त को भारत एक सेपरेट देश बन गया, हम यहाँ आज़ाद हो गए। लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं उठ रहा कि हमारा देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो संविधान है, वो कंप्लीट लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भाई देश में संविधान तो तब लागू हुआ था, आज़ाद 1947 को अगस्त में हो गए थे।
तो ये जो बीच का टाइम पीरियड है इसमें देश कैसे चल रहा होगा, क्योंकि जब तक संविधान नहीं चल रहा भाई, जब तक संविधान कंप्लीट लागू नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ, तो नियम कायदे क्या हो रहे होंगे, कैसे देश चल रहा होगा। दिमाग में क्वेश्चन तो उठना चाहिए। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि इस टाइम पर भारत का शासन अधिनियम 1935 भारत का यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये चलता था, यानी कि पूरी की पूरी जो पावर थी वो इसको सौंपी गई थी। मतलब ये जो हमारा शासन अधिनियम था ये हमारा देश को संचालित करता था। इसमें वो सारी बातें हैं जो हमें नियम कायदे किस पर क्या, सब बातें, मतलब एक तरीके से एक संविधान इसके अंदर है। समझ में आ गई। तो ध्यान रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि 26 जनवरी 1950 से और 15 अगस्त 1947 के बीच में देश का संचालन कौन कर रहा था, जबकि हमारा संविधान तो लागू हुआ ही नहीं था कंप्लीटली। तो ये रहेगा कि भारत का शासन अधिनियम 1935 उस टाइम पर इसके रूल रेगुलेशन चला करते थे, भारत का शासन अधिनियम। फिर एक क्वेश्चन उठ गया, क्या तो फिर क्या ये फिर जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ कंप्लीट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो फिर इसका क्या हुआ। बिल्कुल सही दिमाग में क्वेश्चन उठा। वो फैक्ट ये हैं कि हमारे संविधान का आर्टिकल, अनुच्छेद का मतलब आर्टिकल है 395, जो लास्ट आर्टिकल है 395। इस 395 के अंदर ये लिखा हुआ है साफ, यानी कि 395 ने इसको खत्म कर दिया, मतलब समाप्त कर दिया। बात समझ में आ गई। यानी कि 395 के पास इसकी सारी पावर इसके पास आ गई। मतलब अब ये जो नहीं है, बस इसकी जगह अनुच्छेद 395 आ गया। मतलब जो इसके पास पावर थी वो आर्टिकल 395 में आ गई, क्योंकि इस टाइम पर संविधान के 395 आर्टिकल लागू नहीं हो रखा था, वो यहाँ हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि इस टाइम के दौरान हमारे भारत का शासन 1935 देश के संचालित देश को चलाता था, लेकिन ये 395 आर्टिकल के आने के बाद, यानी कि 26 जून 1950 जब संविधान लागू हुआ, तब से इसको समाप्त कर दिया गया। अब एक बात और है जो आपको बिल्कुल इजी से लगे कि ये क्या क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन आया हुआ है। हम बार बार कह रहे हैं भारत का संविधान, भारत का संविधान। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा। हर बार अपन एक वर्ड यूज़ करते हैं, भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझना ध्यान से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक बात बताओ, ये जो भारत का संविधान है, ये जो आप शीर्षक या टाइटल जो बोलते हो, या अपन जो बोलते हैं भारत का संविधान, ये एक टाइटल है। पूरी बात को समझना, शीर्षक, टाइटल। ऐसा नहीं है कि मनमर्जी से टाइटल दे दिया गया। किसने कहा कि यही टाइटल तो भारत का संविधान, भारत संविधान, इतना ही क्यों नहीं करा, काय क्यों जोड़ दिया बीच में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों करा, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं करा, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐसा क्यों नहीं करा। मतलब ऐसे तो कर सकते हैं, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुना, ये क्यों नहीं करा। ये बात कहाँ मेंशन है कि भारत का संविधान, यही शीर्षक रहेगा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का। ध्यान से सुनना कि जैसे आपका नाम कोई सा भी हो सकता है, XYZ, ठीक है, तो आपका नाम है सपोज X, तो ये किसने दिया, आपका नाम X है, तो आप समझ रहे हो किसने दिया होगा। सेम लाइक भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो शीर्षक है, जो ये टाइटल है, ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ये अनुच्छेद 393 आर्टिकल में ये बात मेंशन है। क्या कि भारत के संविधान का जो शीर्षक होगा, जो टाइटल होगा, वो भारत का संविधान ही होगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। बिल्कुल इजी है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना फैक्ट। अब 3 फैक्ट और लिखाऊंगा, उसके बाद ये 10 फैक्ट अगर आपने याद कर लिए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड संविधान सभा से रिलेटेड सिंगल क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाना। इन दोनों वीडियो को जरूर देखना। अब मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 8 की। ये थोड़ा सा वापस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की तरफ आएंगे अपन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा में कुछ फैक्ट है, और वो ज़बरदस्त फैक्ट है, आपको भी सुन के मजा आएगा, नॉलेज बढ़ेगा। वो ये हैं कि आपने ये चीज़ सुनी होगी कि जब हमने ये कहा था कि टोटल 389 मेंबर थे। ध्यान से समझना, 389 मेंबर थे टोटल, 389 या 89 जो बोलते हैं,
389 टोटल मेंबर थे। इन 90 मेंबर में से जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, मतलब जब पाकिस्तान अलग हुआ, दोनों बातें बोल सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान निकल गया था 14 अगस्त 1947 को। एक बात बताओ, यहाँ से एक सीधा क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि जब भारत आज़ाद हुआ या फिर जब पाकिस्तान अलग हुआ, समझ पा रहे हो, तब हमारे जो मेंबर थे, जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, यानी कि मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो कितने रह गए। जब पाकिस्तान अलग हो गया तो पीछे भारत में पीछे 389 में से कितने मेंबर पीछे बचे, तो बहुत बढ़िया आंसर हैं 299 मेंबर रह गए थे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चाहे कितने ही उठो, ये उठेंगे कि 389 मेंबर थे, 73 मुस्लिम लीग गई थी, है ना, कि मुस्लिम लीग तो 73 थी, तो मुस्लिम लीग ही जानी चाहिए पीछे, तो आपकी बचना चाहिए 61 और 316, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कंप्लीट मुस्लिम लीग भी नहीं गई थी। खूब सारे मुस्लिम लीग में से खूब सारे ऐसे लोग भी हैं जो हमारे यहाँ भी रहे, मतलब वो भारत के क्षेत्र में आते थे। मुस्लिम लीग में तो मेंबर थे, जीत गए, लेकिन आते कहाँ थे, वो भारत की जो एरिया है ना उसमें आते, तो सारे नहीं गए। बताता हूँ कितने गए। इसलिए ध्यान ये रखना कि खूब सारे हमारे देसी रियासतों से कुछ पार्ट गया, देख लो 316 बचने चाहिए थे लेकिन 299 बचे, तो मतलब ये समझ लेना कि सारे के सारे मुस्लिम लीग से भी नहीं गए थे। ऐसी बात नहीं, कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग ही थी। मुस्लिम लीग तो थी ऑलमोस्ट ज़्यादातर, लेकिन कुछ पार्ट देशी रियासतों का और भी था। लेकिन एक चीज़ और है, और वो है 9 नंबर। वो ये हैं, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि मुस्लिम लीग, ध्यान से, मुस्लिम लीग के जब उसने बहिष्कार किया था, बहिष्कार का मतलब होता है कि मैं संविधान सभा में शामिल नहीं होऊंगा या नहीं होंगी। पूरी मुस्लिम लीग है जो पार्टी है, उसने ये कह दिया कि हम मुस्लिम लीग जो है वो अलग पाकिस्तान की मांग करते हैं, हम संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल नहीं होंगे। बहिष्कार कर दिया, मतलब मना कर दिया, बाइकआउट कर दिया। इन्होंने जब बाइकआउट किया तब कितने मेंबर पीछे रह गए, ध्यान से सुनना। मुस्लिम लीग के बहिष्कार यानी कि बाइकआउट करने के बाद कितने मेंबर, सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना, कितने मेंबर बचे थे या कितने मेंबर थे, तब आंसर होगा 324, 324। फिर क्वेश्चन मार्क कि 316 होने चाहिए, 324 कैसे। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि कितने लोग इस मुस्लिम लीग से भारत में रहे होंगे। 16 रहने चाहिए थे, 24 हैं। इसका मतलब ये है कि 8 मेंबर मुस्लिम लीग से भी भारत के अंदर थे, क्योंकि वो भारत के क्षेत्र में से जीत के आए थे। समझ में आ गई। ये है 324। तो दो क्वेश्चन से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे मुस्लिम लीग से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। और एक लास्ट 10वां पॉइंट, बहुत तगड़ा फैक्ट है, वो अभी सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन लेवल का। वो ये है, आपको पता है संविधान सभा की मांग करी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग करी गांधी जी ने, बहुत तगड़ा प्रयास किया, बहुत अच्छी मेहनत भी करी। गांधी जी का नाम है, आप सबको पता है। और पाकिस्तान की मांग करने वाला है मोहम्मद अली जिन्ना। दोनों मेंबर जिनका एक तरीके से हम यहाँ बापू मानते हैं, उतना ही बड़ा योगदान पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना का भी है। तो एक बात फैक्ट बता दूं मैं, महात्मा गांधी जी और उधर पाकिस्तान का जो गवर्नर जनरल बना था मोहम्मद अली जिन्ना, ध्यान रखना, नॉलेज करा दूं मैं आपको कि ये मोहम्मद अली जिन्ना जब पाकिस्तान अलग हुआ था ना, तब उस टाइम पर एक गवर्नर जनरल बना था पाकिस्तान का, और जो वहाँ का प्रधानमंत्री बना था वो बना था लियाकत अली। लेकिन वो ऐसे नॉर्मल बात, नॉलेज की उतना लेवल आपको नहीं सीखना, वो आगे जब आएगी बता दूंगा। जैसे अपने यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री बने थे, वैसे उनके प्रधानमंत्री कौन बना था, लियाकत अली। और जैसे उनके गवर्नर जनरल बना था मोहम्मद अली जिन्ना, तो हमारे यहाँ गवर्नर जनरल कौन बना था, माउंटबेटन, ठीक है, माउंटबेटन जो अंग्रेज था। चलो वो नॉलेज की बात है, कहीं साइड में लिखना चाहो लिख देना, अभी लिखा दूंगा। चलो, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ही वो लोग हैं
जिन्होंने संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन दोनों ने नहीं लड़ा, मतलब दोनों ही संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, मतलब दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। बहुत तगड़ा क्वेश्चन, प्रयास सबसे ज़्यादा किया लेकिन दोनों ने चुनाव नहीं लड़ा। साइड में कहीं लिख लेना, ठीक है। यानी कि चुनाव किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, यानी कि संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा। ये लिख सकते हो या फिर ये लिख सकते हो दोनों ही मेंबर यानी कि सदस्य नहीं थे, किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, यानी कि संविधान सभा के। बहुत बड़ा फैक्ट है। सीधे सीधे मैंने जितने 10 फैक्ट लिखा है ना, 10 के 10 क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। और वो जो आप पूछना चाह रहे थे तो बता दूं मैं आपको, जैसे ये तो बना भारत 15 अगस्त को, ये पाकिस्तान 14 अगस्त को। नॉलेज के लिए लिख लेना साइड में कहीं। भारत जब बना उस टाइम पर गवर्नर जनरल का एक पद था, गवर्नर जनरल, ठीक है। गवर्नर जनरल का मतलब जीजी बोल दो शॉर्ट में। तो गवर्नर जनरल बना था माउंट बेटन, जो माउंट बेटन योजना बनाई थी उसने, माउंट बेटन। और इनका गवर्नर जनरल था ये मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। दूसरी बात, हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और इनका प्राइम मिनिस्टर बना था लियाकत अली। कब की बात है? जब जैसे ही दोनों देश आज़ाद हुए थे, लियाकत अली। ये चीज़ भी साइड में कहीं लिख लेना। इस तरीके से ओवरऑल ये 10 फैक्ट आपको बहुत तगड़े तरीके से लर्न करना है। आपने जो रजिस्टर बनाया है पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति विज्ञान का, आई थिंक सबने बनाया होगा। ये दोनों वीडियो आपने नोट भी बना लिए होंगे। बनाना है, कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, सब कुछ मेरे साथ के साथ नोट्स बनाने हैं। कल से कल तो रीजनिंग का वीडियो आएगा, परसों से आपके बहुत ही शानदार तरीके से पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट की जाएगी। रजिस्टर तैयार कर लेना, नोट्स मेरे साथ से बनाना है। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा बहुत ही शानदार तरीके से एक टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी तैयारी करने वाले हैं, सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जितना एक नौकरी, सरकारी नौकरी के लिए चाहिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहिए, वो सब कुछ, ठीक है। ओके।